नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 मई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स हैं नहीं। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का, पाकिस्तान की टेररिज्म को प्रमोट करने से संबंधित पॉलिसी के बारे में, और एक और आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित। दो ही आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। टेररिज्म इज इमर्जिंग एज ए कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स। पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद जो है वो एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के रूप में इमर्ज हो रहा है। आपको इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है 250 वर्ड्स में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पाकिस्तान की टेररिज्म को प्रमोट करने की पॉलिसी के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में नॉर्थ कश्मीर में हंदवाड़ा में एक एनकाउंटर में हमारे 5 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गए। तो इसके बाद पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है पड़ोसी देशों में टेररिज्म को प्रमोट करने की, इंस्टेबिलिटी पैदा करने की, आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करने की, ये पॉलिसी सुर्खियों में आई। देखो, पाकिस्तान की ये पॉलिसी नई नहीं है, पुरानी पॉलिसी है। 1973 में अफगानिस्तान में जाहिर शाह को ओवरथ्रो करने के लिए पाकिस्तान ने दाऊद खान का समर्थन किया था। उसके बाद 1979 में जब सोवियत यूनियन का इंटरवेंशन हुआ अफगानिस्तान में, कम्युनिस्ट रूल इस्टाब्लिश हुआ, तो पाकिस्तान ने यूएसए और सऊदी अरेबिया की समर्थन की सहायता से इस्लाम के नाम पर वहाँ पर फाइटर्स तैयार करना स्टार्ट किया ताकि अफ़गानिस्तान से कम्युनिस्ट रूल को बेदखल किया जा सके। और आखिरकार ऐसा हुआ 10 साल बाद, यानी 1989 में। 10 साल बाद यानी 1989 में सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान को छोड़कर चला गया और वहाँ पे कम्युनिस्ट रूल ख़त्म हो गया। तो पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर फाइटर्स की जो फ़ौज तैयार की थी, पाकिस्तान को लगा अब इनका इस्तेमाल किया जा सकता है कश्मीर में। तो पाकिस्तान ने उन फाइटर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया कश्मीर में। इसी वजह से 1990s में कश्मीर में एकदम से बहुत ज़्यादा टेररिज्म आ गया, इंस्टेबिलिटी आ गई। तो पाकिस्तान को लगा ये तो हमारे फ़ायदे की चीज़ है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है इंडिया को कमज़ोर करने के लिए। तो इसके बाद से तो देखो, पाकिस्तान ने ना सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप्स का समर्थन किया, उनको प्रमोट किया, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट प्रोवाइड की, फंडिंग दी, बल्कि ये भी इंश्योर किया कि नए नए टेररिस्ट ग्रुप्स बने। लेकिन देखो, आपने एक फेमस कहानी सुनी होगी विक्टर फ्रैंकेनस्टीन की। ये मतलब मिथिकल स्टोरी है। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन, इन्होंने लेबोरेटरी में एक ह्यूमन बीइंग जैसा दिखने वाला कोई क्रिएचर क्रिएट किया। लेकिन वो जो क्रिएचर था उसने समाज में अपने आप को ढालना स्टार्ट किया, लेकिन समाज ने उस क्रिएचर को जो ह्यूमन बीइंग जैसा दिखता था और जिसे विक्टर फ्रैंकेनस्टीन ने बनाया था, उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस क्रिएचर को काफ़ी बुरा लगा। उस क्रिएचर ने बदला लेना स्टार्ट कर दिया उस पर्सन से जिसने उसको बनाया था, जिसका नाम था विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। तो कहने का मतलब ये है कि जिस पर्सन ने उस क्रिएचर को बनाया वो क्रिएचर उसी के पीछे पड़ गया। वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स अब पाकिस्तान के लिए फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर बन गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तहरीक-ए-तालिबान जो है, इसकी आइडियोलॉजी देखो तालिबान के साथ मिलती जुलती है, तालिबान से ही अलग हुआ है तहरीक-ए-तालिबान। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है खैबर पख्तूनख्वा इलाके में। इसके अलावा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ में। देखो, तहरीक-ए-तालिबान जो है वो पाकिस्तान के इंस्टॉलेशंस पर भी हमला करता है, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर हमला करता है। काफ़ी सारे बॉम्ब ब्लास्ट तहरीक-ए-तालिबान के द्वारा पाकिस्तान में किए जाते हैं। एक फेमस प्रोवर्ब आपने सुनी होगी कि आप अपने घर के बैकयार्ड में अगर सांप पालते हो तो आप ये सोचकर निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते कि वो सांप जो हैं आपके घर के बैकयार्ड में हैं, वो सिर्फ पड़ोसी को काटेंगे, आपको नहीं काटेंगे। वही बात पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया और बाद में तहरीक-ए-तालिबान तालिबान से अलग हुआ। अब ये तहरीक-ए-तालिबान
पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, शरिया रूल इस्टाब्लिश करना चाहता है पाकिस्तान में। लेकिन देखो, फिर भी पाकिस्तान को इसलिए लगता है कि टेररिज्म को प्रमोट करना पड़ोसी देशों में फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि कुछ आतंकी संगठन ऐसे हैं जो अभी पाकिस्तान की मिलिट्री के कहे अनुसार ही काम कर रहे हैं, खास करके लश्कर तोयबा एंड जैसे मोहम्मद फिर भी पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे इस्लामिक सेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल शिया या फिर सूफी संप्रदाय से जुड़े जो लोग हैं, उन पर अटैक कैरी आउट कर देता है। लेकिन लश्कर तोयबा जो आतंकी संगठन है, ये अभी भी पाकिस्तान की मिलिट्री के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करता है। और उसका रीज़न भी है। रीज़न क्या है? जिस सेक्ट से इंस्पायरेशन ली जाती है लश्कर तोयबा के द्वारा, नाम है अल हदीज़। इस सेक्ट की खुद की पॉपुलेशन पाकिस्तान की मुस्लिम पॉपुलेशन में बिल्कुल नाम मात्र की है, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट में एंगेज करें। इसीलिए मेंबरशिप जो है लश्कर तोयबा की, वो अलग अलग मुस्लिम सेक्ट से आती है। और ये एक रीज़न है कि लश्कर तोयबा का जो ऑब्जेक्टिव है वो रिलेटिवली पॉलिटिकल है। कश्मीर में इंस्टेबिलिटी पैदा करना, या फिर सिंपली आप कह सकते हो इंडिया को कमज़ोर करना। 2008 में मुंबई में जो हमला हुआ था वो लश्कर तोयबा के द्वारा किया गया था। हाफिज़ सईद दोषी है उसके लिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हाफिज़ सईद को समर्थन देते आया है। सोच के देखिए, जिस आतंकवादी पर यूएन ने सीधा सीधा इनाम रख रखा है, वो आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। अब जाके पाकिस्तान की एक कोर्ट ने हाफिज़ सईद को सज़ा सुनाई थी 11 सालों की, और वो भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान चाहता था हमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में ना डाला जाए। तो कुल मिलाकर देखो, इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने ये जो पॉलिसी अपनाई है टेररिज्म को प्रमोट करने की, इससे ना सिर्फ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि देखो पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित देश है टेररिज्म से, और इसके लिए पाकिस्तान खुद ही दोषी है, क्योंकि टेररिज्म को प्रमोट करते करते पाकिस्तान की जनता का एक बड़ा हिस्सा अब बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज हो चुका है। इसीलिए पाकिस्तान में इवन कई सारे जो मुस्लिम सेक्ट्स हैं, जैसे अहमदिया या फिर शियाज या फिर दूसरे मुस्लिम सेक्ट्स, वो भी सेफ महसूस नहीं करते हैं पाकिस्तान में। और इसके लिए पाकिस्तान की टेररिज्म को प्रमोट करने की पॉलिसी ही जिम्मेदार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत सारे जो लोग हैं, एक जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जो है अब रेडिकलाइज हो चुका है। और दूसरा देखो, इस पॉलिसी की वजह से पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंस्टेबिलिटी रहती है। ये पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इंटीग्रेट नहीं हो सका है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम नहीं कर पाती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ के बीच व्यापार नहीं हो पाता है ठीक से। सबके पीछे पाकिस्तान की टेररिज्म को प्रमोट करने की पॉलिसी जिम्मेदार है। तो अब पाकिस्तान को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और ये रियलाइज़ करना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ है ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे साउथ एशिया को आपकी इस टेररिज्म को प्रमोट करने से संबंधित पॉलिसी के बारे में। और न जाने कितने निर्दोष लोगों की जानें गई, वो भी आप सोच के देखिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में इंडियन इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया, जो कि हमारी जीडीपी का ऑलमोस्ट 10% है। क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार इतना रेवेन्यू लाएगी कहाँ से? वैसे देखो, काफ़ी सारे टूल्स मौजूद हैं इतना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, और उन टूल्स को हम एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में कि सरकार इतने पैसों का जुगाड़ करेगी कैसे। सबसे पहले है प्राइवेटाइजेशन, मतलब हमारे जो पीएसयूज हैं उनको बेच दिया जाए, उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, इससे सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। इवन पिछले बजट से ही सरकार ने पीएसयूज के प्राइवेटाइजेशन पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। प्रपोजल रखा सरकार ने। एयर इंडिया को तो बेचने की सरकार काफ़ी समय से कोशिश कर रही है। इसके अलावा भी बीपीसीएल, टीएचडीसी, नैपको, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनको भी बेचने के लिए सरकार ने प्रपोजल रिलीज़ कर दिया है। मतलब सरकार का प्लान है कि इन सब पीएसयूज को बेच दिया जाए। एक एस्टिमेट के अनुसार अगर सरकार इन सब को बेचती है
तो इससे 78,400 करोड़ रुपए हासिल हो सकते हैं और एयर इंडिया को बेचने से 1,05,00,000 करोड़ रुपए हासिल हो सकते हैं। तो 2 लाख करोड़ के आसपास हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा कम, लेकिन 2 लाख करोड़ के आसपास हो जाएंगे। लेकिन सरकार यही नहीं रुकने वाली है। वित्त मंत्री ने एक नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पॉलिसी को अनाउंस किया। इस पॉलिसी के अनुसार सरकार पहले बताएगी कि कौन से पीएसयूज स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आते हैं और कौन से नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में आते हैं। तो जो पीएसयूज नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में आएंगे उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, और जो पीएसयूज स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में आएंगे उनमें मैक्सिमम 4 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो सकते हैं। इस प्रकार की पॉलिसी वित्त मंत्री के द्वारा अनाउंस की गई और ज़्यादा डिटेल्स आनी बाकी हैं अभी इस पॉलिसी से संबंधित। लेकिन एक बात साफ है कि सरकार अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने वाली है। अब देखो, प्राइवेटाइजेशन से संबंधित कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन देखो करंट गवर्नमेंट के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। इससे पहले भी पिछले कुछ सालों में प्राइवेटाइजेशन पर फोकस किया गया है, लेकिन फ़र्क इतना है, पहले जीएसटी से सरकार को जो कम रेवेन्यू हासिल होता था उस रेवेन्यू की भरपाई करने के लिए पीएसयूज को प्राइवेटाइज किया जाता था, कुछ हिस्सेदारी सरकार अपनी बेचती थी। लेकिन अब जो लक्ष्य होगा पीएसयूज को प्राइवेटाइज करने का, उसका मकसद होगा फिस्कल डेफिसिट को कम करना, क्योंकि महामारी की सिचुएशन में सरकार को रेवेन्यू तो कम हासिल हुआ है लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इंक्लूडिंग ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया गया है। तो फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर सरकार ने कहीं से रेवेन्यू रेज नहीं किया। तो उसके लिए एक ये टूल है प्राइवेटाइजेशन। लेकिन दिक्कत ये है, प्राइवेटाइजेशन के लिए आपको कोई बायर तो चाहिए ना। जो इंडस्ट्रियल लीडर्स हैं वो तो अपनी खुद की कंपनीज को नहीं संभाल पा रही हैं, तो क्या वो नई जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे? क्या अभी की सिचुएशन में पीएसयूज को प्राइवेटाइज किया भी जाता है तो उन पीएसयूज के उचित दाम मिलेंगे? ऐसा ना हो कि सरकार जल्दबाजी में अच्छे पीएसयूज को बेच दें और बहुत कम रेवेन्यू सरकार को हासिल हो। समझ गए? जैसे मजबूरी में कई बार कोई पर्सन चीज़ बेचता है तो वो जल्दबाजी में सस्ती बेच देता है, ऐसा ना हो सरकार भी ऐसा ही करे। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो हमारे देश में कुछ तो इंडस्ट्रियल लीडर्स ऐसे हैं, इशारा राइटर अंबानी, अदानी, इन लोगों की तरफ करते हैं, जिनके पास कैपेसिटी है इन पीएसयूज को खरीदने की। लेकिन बात वही है कि अगर देखो सब कुछ ये चुनिंदा कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हमारे देश में परचेज करने लगेंगे तो इस प्रकार से तो हमारा देश क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ेगा। इन इंडस्ट्रियल लीडर्स की पावर जो है और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, सरकार में इनकी इंटरफेरेंस जो है और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगी। क्या हम चाहते हैं हमारा देश में ऐसा हो? शायद नहीं। वैसे देखो लास्ट में प्राइवेटाइजेशन में एक दिक्कत राइटर के द्वारा ये भी बताई जाती है। सामान्यतः आरोप ये लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में सरकार काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती है, और अगर देखो कोई कंपनी जो पहले सरकारी हो अब प्राइवेटाइज हो चुकी है उसमें तो बल्कि इंटरफेरेंस और भी ज़्यादा होगी। इसलिए भी सरकार जब कोई पीएसयू बेचने की कोशिश करती है तो अच्छे बायर सरकार को इंडिया में नहीं मिल पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने पीएसयूज की बात की। इनको बेचना एक टूल है जिसकी सहायता से सरकार रेवेन्यू रेज कर सकती है। अब बात करें दूसरे सोर्स की। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया पेट्रोल और डीजल पर। इससे सरकार को काफ़ी रेवेन्यू अभी फ़िलहाल हासिल हो रहा है। लेकिन दो चीज़ें हैं यहाँ पर देखो। एक तो कब तक इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम कम रहेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। खबरें ऐसी आ रही हैं सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच अब किसी प्रकार का समझौता हो सकता है, तो ऑयल की प्रोडक्शन जो है ये दोनों देश कम कर देंगे। ऑयल की प्रोडक्शन कम करेंगे तो ऑयल की डिमांड बढ़ेगी। वैसे भी अब विभिन्न देशों में लॉकडाउन खत्म होने लगा है तो ऑयल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो सरकार और ज़्यादा अगर एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज करेगी तो फिर एक तरफ वो सिचुएशन हो जाएगी, एक तरफ सरकार हमारी इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा हैं तो डिमांड कैसे क्रिएट होगी। तो मजबूरी में सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने पड़ेंगे
एक्साइज ड्यूटी को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, तो फिर सरकार को इस सोर्स से रेवेन्यू कम हासिल होगा। समझ के इसके बाद एक सोर्स है रेवेन्यू रेज करने का एक्सटर्नल बोरोइंग, मतलब हमारे देश के बाहर के देशों से या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उधार लिया जाए। लेकिन देखो इसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। एक प्रॉब्लम जैसे ये है, एक्सटर्नल सोर्सेज से हम जब बोरोइंग करते हैं, उधार लेते हैं, तो जिस करेंसी में हमने उधार लिया है उसी करेंसी में हमें पैसा लौटाना पड़ता है। लेकिन बहुत बार उसी करेंसी में पैसा लौटाना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। दूसरा देखो, एक्सटर्नल बोरोइंग तब ठीक रहती है जब जो आपने बाहरी सोर्सेज से, हमारे देश के बाहर इंस्टीट्यूशन से उधार लिया है और उस उधारी का इस्तेमाल करते हो देश की जीडीपी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो रेवेन्यू ज़्यादा होगा और उस रेवेन्यू की सहायता से सरकार एक्सटर्नल बोरोइंग को लौटा देगी। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में ऐसा होता दिखता नहीं है, हमारी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान देखो अब कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। जैसे ही ये महामारी फैलनी स्टार्ट हुई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहना स्टार्ट कर दिया दूसरे देशों से कि प्लीज़ हमारा जो कर्ज है आप माफ़ कर दीजिए। चाइना का बहुत ज़्यादा कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर, तो ये देश अब पाकिस्तान को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसा चाइना ने काफ़ी सारे देशों के साथ किया है जो चाइना के डेट ट्रैप में फंस गए हैं। तो इसलिए ये जो एक्सटर्नल बोरोइंग का टूल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। इवन एक नुकसान ये भी है कि रुपए की वैल्यू अब डॉलर के मुकाबले में काफ़ी कम हो गई है और भी कम हो सकती है। तो जब हम एक्सटर्नल बोरोइंग करते हैं तो हमें रिलेटिवली अगर रुपए की वैल्यू फ्यूचर में और कम हो जाती है तो ज़्यादा पैसा लौटाना पड़ता है। मतलब उधार कम लिया लेकिन रुपए की वैल्यू कम हो गई डॉलर के मुकाबले में, देना ज़्यादा पड़ा वापस। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है, अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे भरे हुए हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। तो हमें इतना ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है कि फॉरेन करेंसी की कमी हो जाएगी हमारे देश में, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पैदा हो जाएंगे 1990-91 की तरह। नहीं, वैसी सिचुएशन आज के समय में नहीं है। तो थोड़ी बहुत हम ओवरसीज बोरोइंग पर रिलाई कर सकते हैं। कुल मिला के देखो, हमें इन सब सोर्सेज पे थोड़ा थोड़ा रिलाई करना होगा। सिर्फ एक सोर्स पर हम रिलाई नहीं कर सकते। रेवेन्यू को रेज करने के लिए थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन से पैसा आएगा, थोड़ा बहुत टैक्सेशन से, थोड़ा बहुत लोन लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एड। वैसे भी इंडिया काफ़ी फंड रिसीव कर रहा है आज के समय में वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और जापानीज ओडीए भी। ओडीए का मतलब है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, कौन से सोर्स से रेवेन्यू रेज करने के फ़ायदे या फिर नुकसान हैं और क्या रणनीति फिलहाल के समय में सरकार की होनी चाहिए रेवेन्यू को रेज करने के लिए। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।